Hello friends, welcome to my channel Anthropology Insights. So today we are going to learn what is the meaning, what is the definition, importance and approaches to the anthropological study. इससे पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया है पेपर 1 एंड पेपर 2 का. आज हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 में से फर्स्ट पॉइंट जो है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी. सो इन जनरल जो मीनिंग है एंथ्रोपोलॉजी का वो है एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ द ह्यूमन स्पेसिस. तो इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग भी हम लोग देखने वाले हैं. इटिमोलॉजिकल इन द सेंस which is related to the origin, which is related to the historical development of words and their meanings. So जो टू ग्रीक वर्ड्स है वो है एंथ्रोपोस एंड लोगोस. एंथ्रोपोस मीन्स मैन एंड लोगोस मीन्स रीजन और थॉट, और उसको इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं साइंस. So the definition would be like science of man. But this etymological meaning has undergone a change between 1960s and 1970s. Why? Because when the women's liberation movement in USA took objection saying that the meaning is incomplete because it includes the word man and not woman. They said that it is the science of man but not woman. So उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट ज़्यादा फोकस करने लगे कि उस डेफिनेशन को जेंडर फ्री बनाया जाए. तो जो चेंज डेफिनेशन है वो है द साइंस ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन काइंड. सो एंथ्रोपोलॉजी का ये चेंज्ड मीनिंग है. उससे पहले था साइंस ऑफ मैन, उसके बाद जो हुआ है वो है साइंस ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन काइंड. वन इज़ वाई एंथ्रोपोलॉजी हैड स्लो ग्रोथ. एंथ्रोपोलॉजी की डेवलपमेंट हम देखें या ग्रोथ हम लोग देखें. सो दिस इज़ वेरी न्यू टॉपिक. आई मीन इंडिया के केस में अर्ली 19 सेंचुरीज़ में इससे रिलेटेड रिसर्चेस ज़्यादा देखे गए. बट वाई इट हैड स्लो ग्रोथ? फर्स्ट रीज़न इज़ हाईली रेस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल वॉन्डरिंग्स ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहते थे जोग्राफिकल एरियाज़ में, वॉन्डरिंग्स ज़्यादा नहीं होती थी. एंड हाईली आइसोलेटेड बिहेवियर ऑफ सम ट्राइब्स. जो कुछ ट्राइब्स थी वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थी, मेन स्ट्रीम से, मेन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहती थी और किसी का भी इंटरफेरेंस वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे वो लोग, और ज़्यादातर वो आइसोलेटेड रहते थे. तो इसकी वजह से हम लोग उनके बारे में बहुत कम जान सके. उसके बाद जो है द थर्ड पॉइंट इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन यूरोपियन कल्चर्स बाय मेनी अर्लियर ट्रैवलर्स थे. अर्ली ट्रैवलर्स, उनको नॉन यूरोपियन कल्चर के बारे में बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग थी. तो दैट्स वाई जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ है उनके बारे में ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला. सो लेट्स सी द डेफिनेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो हम लोग एंशियंट टाइम से लेटेस्ट टाइम तक जो भी डेवलपमेंट में चेंजेस होते गए, जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस टाइम टू टाइम दी थी और कंटेम्प्रेरी डेफिनेशंस थी, वो हम लोग देखने वाले हैं. फर्स्ट वन इज़ एरिस्टोटल. एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट हु कॉइंड, डिफाइंड एंड एक्सप्लेन द टर्म एंथ्रोपोलॉजी, और उनको एंथ्रोपोलॉजी का फादर भी कहा जाता है. ही डिफाइंस एंथ्रोपोलॉजी एज द गॉसिप that revolves around man and the anthropologist as the gossiper who talks about himself. So ये जो एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन थी एरिस्टोटल की, जो उन्होंने 328 to 322 BC में दी थी, ये उसके ओरिजिनल सेंस में अप टू ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी तक चली. और उसके बाद इन द अर्ली 16th century anthropology entered in the Latin language as anthropologism. Also the German and other Central European biologists employed the term anthropology as equivalent to GIE, as equivalent to the anthropology, and defined as the study of part that we call as physical or biological anthropology. तो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी GIE का मीनिंग ये बताया, जो जिसे हम लोग आज फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी करते थे, वही मीनिंग उन्होंने उस टाइम जो है एक्सप्लेन किया था. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज मग्नस हंट. उनका जो बुक है एंथ्रोपोलॉजियम डी होमिनिस डिग्निटेट, that was the first book to mention the word anthropology, and it tells that anthropology is study of human anatomy and human physiology. What is
mean by anatomy? Anatomy is the study of the shape and form of the human body. Okay, and physiology, biological aspect of the human beings. Okay, so the next one is, on the other hand, the German philosopher in the early 16th century and the theologians defined the term anthropology, GIE, the study of physical and moral aspects of man. Physical aspects means biological conditions, and moral aspects include intangible characteristics, that is, beliefs, morals, ethics, and ideals of humankind, including political, economic, and social life. सो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो अर्ली 16th सेंचुरी है उसमें जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग बायोलॉजिकल टर्म में दिया, दैट इज़ फिजिकल और बायोलॉजिकल टर्म में दिया, और जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने बायोलॉजी के साथ साथ मॉरल एस्पेक्ट्स भी कवर किए थे. सो द नेक्स्ट वन इज इन द 17th सेंचुरी, इन द अर्ली 1655, a book called Anthropology Abstracted was published by English writer, which tells anthropology as the history of the human soul and human anatomy. तो यहाँ so Immanuel Kant, through his book, tells anthropology from a pragmatic point of view in 1789. Pragmatic means very practical point of view में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया था, and he highlights the meaning of anthropology in terms of a study which describes and explains the animal origins, social as well as cultural development and progress of man. So for the first time he identified that human or man had an animal origin and his biological complexity is the result of evolution. ये सब उन्होंने पहली बार इमैनुअल कांट ने सबके सामने रखा था कि ह्यूमन हैड एन एनिमल ओरिजिन. So the next one is, in the beginning of 19th century, Encyclopedia Britannica defined that anthropology as a discipline devoted to discourse on human nature. And in the beginning of the 20th century, scholars like Malinowski, Radcliffe Brown, and Franz Boas defined anthropology as the study of man at all levels of development, that is biological, social, and cultural. ये जो भी नाम मैंने बताए हैं अभी, Malinowski, he was highly influential anthropologist. He is also famous for documenting the Kula ring, that is non-monetary system of exchange, जो हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं. देन जो रैडक्लिफ ब्राउन है वो एक इंग्लिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ऑफ 20th सेंचुरी. फ्रांस बोअस, जर्मन बॉर्न अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंड ही इज़ पायोनियर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, जिसे फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं. ठीक है, तो उन्होंने जो ये इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दे इंक्लूडेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एट ऑल लेवल्स. So here we have a question, why everybody is interested in studying anthropology. So let's see what are the reasons behind this. First one is anthropology is scientific study of human beings in totality in terms of space and time. The uniqueness of anthropology, which distinguishes it from other social sciences, makes its study imperative. As Whiten and Hunter in 1975 rightly pointed out, anthropology study has taught its student ways of thinking about the world as we conceive it, discipline them as critical thinkers, provide them with the intellectual equipment enabling them to open their minds so that they can contemplate new concepts, ideas and fields. सो उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट दे दिया उनको, ताकि वो जो न्यू कंसेप्ट उनके सामने आएंगे, आइडियाज़ या फैक्ट्स उनके सामने आएंगे, उनको एक रैशनल तरीके से उन पे सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता उनमें डेवलप हो. तो ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी हमें सिखाती है. नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी हैज़ कंसिस्टेंटली ट्राई टू लिबरेट अस फ्रॉम मेनी फॉलासीज एंड मिसनॉमर्स. It has successfully explored the myths of social and cultural superiority and racism. For example, white superiority. That is, white people are superior to other societies from Asia and Africa. The next point is, anthropology also contributed to the formation of an enlightened citizens, free from narrow mindsets. Thus it helped in attaining and maintaining peace and harmony in the world. तो एक नैरो माइंडेडनेस जो आता है लोगों में वो चला गया.
हमें एक ब्रॉड मीनिंग पता चला वाई ह्यूमन बींग्स, वाई डिफरेंट सोसाइटीज एग्जिस्ट, एंड वाई द कल्चर्स वैरी फ्रॉम अदर्स, वाई देर इज़ अ डिफरेंस इन कल्चर्स, to understand differences in human societies. So, anthropology is also useful to understand the differences in the human societies. Thus, anthropology revealed that physical differences between different groups are consequences of the adaptation of each group in its environment. जो भी उनका environment होगा geographical, उसको adapt करने के लिए उनमें जो physical differences है वो during evolution आते चले गए. Study of human races in terms of physical and genetic features revealed number of facts to prove the oneness of human races and absence of pure race. So there is no such pure race, there is a oneness in human race. Before anthropological researches, the simple pre-industrial societies were considered being comprised of savage, barbarous people who would go all extremes to fulfill their selfish ends. Anthropology has clarified all such myths regarding tribals. Cultural relativism concept given by anthropologists exposed cultural biases in terms of ethnocentrism and negated myths of superiority of Western cultures, which provided moral booster to developing countries. जो इथनोसेंट्रिज्म की फीलिंग्स थी, व्हाट डू यू मीन बाय इथनोसेंट्रिज्म, कि सुपेरियोरिटी की एक फीलिंग्स, the belief in the inherent superiority of one's own ethnic group or culture, we can say. What is the example of ethnocentrism? European imperialism. Colonies in the world were one of the regions that the Europeans tried to control from overseas. They also overtook lands in Africa. They believed both Africa and Asia to be primitive societies based on hunting and farming, and felt that they were needed to take over these nations in order to bring them up to speed with modern technology. So इसकी वजह से क्या होता था, उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका सप्रेशन भी होता था. सबसे जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है नाजी जर्मनी. Adolf Hitler was of the opinion that Arya Jews didn't deserve to live in the world as they were inferior. So atrocities हुई थी उनके अगेंस्ट, मास मैसेकर हुआ था. सो दीज थिंग्स आर द एक ब्लैक साइड है इथनोसेंट्रिसिज्म की. So the next one is to understand ourselves. This is the most important because we have always been very curious to know about ourselves. The knowledge gained through anthropology proves that all behavior is learned and not inherited. Means किसी ट्राइबल लोगों को हम लोग ऐसे टैगिंग कर देंगे कि ये बारबरस होते हैं या फिर ये अनसिविलाइज्ड होते हैं. दैट इज़ नॉट ट्रू. उनमें से अगर कोई अफ्रीकन मैन यूरोपियन सोसाइटी में रहता है देन ही विल ऑटोमेटिकली लर्न ऑल द कल्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी बिकॉज द बिहेवियर इज लर्नड एंड नॉट इनहेरिटेड. And anthropology can also help us in understanding ourselves and make necessary changes in our cultures. So हमारे कल्चर में जो भी इनह्यूमेन प्रैक्टिसेस थे जैसे कि सती, तो ऐसे प्रैक्टिसेस को हम लर्न कर सकते हैं और हमें हमारी सोसाइटी से उसे एलिमिनेट कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न द कल्चर, पास्ट कल्चर, टू रिवाइव द कल्चर. So anthropological perspective like cultural relativism can be utilized for solving intra-group and intergroup problems and in meeting. Applied anthropology. So next one is the applied anthropology. The services and the work of various anthropologists can be well utilized by policymakers and administrators of various areas and societies. सो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने वेरियस सोसाइटीज़ में या ट्राइबल एरियाज़ में जिनको वर्क करने का एक्सपीरियंस है, उनके बारे में पता है, उनके कल्चर के बारे में पता है, देन वी कैन यूटिलाइज देयर नॉलेज इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिसी मेकिंग. They can utilize their experience and knowledge of cultural variations and felt need approach. Felt need means उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे कल्चर में या फिर हमारे सोसाइटी में कुछ कमी है और उनको इम्प्रूव करना है. ऐसा ये फेल्ट नीड उसे कहते हैं फेल्ट नीड. सो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी. हियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट themselves involved in planning and administering the policy of development for different societies. इसमें एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट खुद इन्वॉल्व होते हैं इन पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन.
So we have next question, that is unique approach of anthropology. Why it is called, why anthropology has unique approaches? So here are the reasons. Anthropology has been developed as a result of infinite curiosity of man to know every aspect of himself. Owing to the complexity of human beings and the nature of human behavior, certain specialized methodologies and techniques have been developed and adopted by the anthropologist. So there is complexity in human beings, human evolution, human behavior and nature. तो इनको स्टडी करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड मेथोडोलॉजी, मेथड्स और थीम्स जो डेवलप हुई है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अडॉप्ट की है, तो वो चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी को एक यूनिक नेचर देते हैं. द फर्स्ट वन इज द होलिस्टिक अप्रोच. The anthropologists take in consideration the widest range of information from the domains of biology, psychology, sociology, ecology, ethology, and other disciplines and perspectives into account for the explanation of human beings. तो ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लेन करने के लिए उनको एवरी एस्पेक्ट को टच करना पड़ता है, नॉट जस्ट सोशोलॉजी और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, बट एवरी एस्पेक्ट इंक्लूडिंग इथोलॉजी एंड साइकोलॉजी. They see the whole context of human behavior and human nature by trying to tie together what was being learned about human biology, society, culture, and psychology. This is called holism and is the fundamental theme of anthropology. तो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करते वक्त हमें होलिस्टिकली स्टडी करनी होती है, उसके हर एक एस्पेक्ट को टच करना होता है. सो द नेक्स्ट अप्रोच इज कंपैरेटिव अप्रोच. Anthropologists are interested in comparing and contrasting what was known about the people and cultures of the world, both living and dead. This interest in systematic comparison was rooted in evolutionary concerns in biological and social domains. So, बायोलॉजिकल एंड सोशल डोमेन्स में जो भी इवोल्यूशन हुआ है, उन चीज़ों को समझने के लिए ये कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्टिंग दैट वाज इम्पोर्टेंट अप्रोच. And anthropologists use two dimensions of comparison. First one is synchronic comparison. It is the comparison of biological, linguistic, archaeological, and ethnographic data across a wide geographical area at one arbitrary point of time. From this, we learn about the variations in human biology, human behavior, and cultural variations at a particular time. Synchronic comparison, there are two variables. First one is geographical area and the second one is time. So in synchronic comparison, we keep time frame fixed. We have a wide or extended geographical area to study the data about biological, linguistic, archaeological, and ethnographic data. The second one is diachronic comparison. It is the comparison of biological, linguistic, archaeological, and ethnographic data through an extended time period in a limited geographical area. So यहाँ पे geographical area fix है, but the time frame is changing, that's extended from the ancient period to the medieval to the latest to the recent one. So from diachronic studies, we learn about the human biological and socio-cultural evolution with time. So what is the aim of this comparative theme? The aim is to accumulate enough data to enable them to synthesize information and arrive at meaningful and scientific laws describing the ongoing process of human life. Such laws would be derived from generalization arising from systematic comparison and analysis of data from all parts of the world and at all known times. So the next theme is the systems and process theme. With the anthropological development, rather than just static descriptions and classifications of data of biological, environmental, and socio-cultural systems, anthropologists are more concerned about the process through which these systems maintain their dynamic interrelations with each other. So they are no more interested in knowing the static data or sequencing the data. They are more concerned about the process, how the things evolved.
Anthropologists are no longer merely cataloging prehistoric cultures and their sequences. Rather, they are concerned with investigating the ways in which these cultures were adapted to their environmental niches. They are abandoning the concept of static taxonomies in favor of investigating the ways in which genes express themselves changeably in various environmental contexts. Thus, analyzing the internal dynamics of each system and the process of interaction between and among the system is one of the more important tasks of contemporary anthropology. So जो इन्वेस्टिगेशन करने की एक जो न्यू कॉन्सेप्ट है या न्यू इंटरेस्ट है, दैट makes the anthropological research very unique. So the next method is the case study method. In this method, anthropologists conducting research in remote places cut, cut off from the cut off from their own societies. They live and immerse themselves in the daily affairs of the people while trying to study them objectively. This technique of social research is called participant observation. सो ये जो टेक्निक है जो उनमें इन्वॉल्व होने की, इमर्स होने की, उनमें जाके जो स्टडी करनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. Individuals, researchers spend years of excavating and charting specific sites. Physical anthropologists spend long periods of time collecting blood samples and body measurements among relatively isolated people, or in the agonizingly slow work of studying the behavior of a particular primate group in its natural habitat. एगोनाइजिंगली मीन्स वेरी टायरिंग और पेनफुल जो स्लो प्रोसेस होती है प्राइमेट्स को स्टडी करने की उनके नेचुरल हैबिटेट में, वो उनको बहुत सारे ईयर्स उसमें स्पेंड करने पड़ते हैं. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर कंटिन्यूअली सर्चिंग फॉर न्यू सच केसेस टू डिस्प्रूव, मॉडिफाई और सपोर्ट करंटली हेल्ड जनरलाइजेशंस. जो करंटली हेल्ड जो जनरलाइजेशंस है, उनके लॉज है या फिर हाइपोथेसिस है, उनको डिस्प्रूव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर उनकी थियोरी को सपोर्ट करने के लिए इस तरह की केस स्टडीज़ उनको ऑन फील्ड जाके करनी पड़ती है. So the next one is the emics and ethics themes. Because of the cross-cultural nature of so much of anthropological research, anthropologists have been confronted with the problem of translating the cultural world of their subjects into the idioms of Western knowledge. The problems of translation occurs at both ends of one's research. Learning about the people one is investigating and then communicating what one has learned about these people टू वंस प्रोफेशनल कलीग्स. यानी कि उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी लैंग्वेज में उनको अंडरस्टैंड करना, और जो भी अपने डाटा कलेक्ट किया है या जो भी ऑब्जर्वेशंस अपने लिए हैं उनको अपनी प्रोफेशनल कलीग्स के साथ उनकी लैंग्वेज में शेयर करना, ये डबल ट्रांसलेशन का काम है. तो वो दैट मेक्स द एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फील्ड्स. Researchers must be very careful about how they comprehend the worlds of their subjects, be these foreign groups, prehistoric population, or living primates. Crucial that they do not confuse their own perspectives and assumptions with those of their subjects. That is, they keep emics. Emics yani the perspectives of the people who are being investigated, and ethics, the perspective of the Western social science in general and anthropology in particular. सो वेस्टर्न पीपल के जो पर्सपेक्टिव्स है और जो सब्जेक्ट है हमारा जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव है, इन दोनों चीज़ों को उनको सेपरेट रखना पड़ता है. सेपरेटेड एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च एनालिसिस. तो उनको ऑल स्टेजेस में इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना पड़ता है ताकि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन उनको मिले. सो वी हैव डिस्कस 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एंथ्रोपोलॉजी. First one is the importance of anthropology, and the second one is unique approaches to the anthropological research. In our next video, we will be discussing about the main branches of anthropology and their scopes. Thank you.